तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3 टॉपिक्स। एक तो पहले तो यूरोपियन पेनिट्रेशन देखेंगे, ठीक है। पहला यूरोपियन पेनिट्रेशन देखेंगे, उसके बाद यूरोपियन पेनिट्रेशन के बाद हम सोशलिस्ट रिफॉर्म मूवमेंट कवर कर चुके हैं यार, सोशलिस्ट रिफॉर्म मूवमेंट कवर कर चुके हैं। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे रिवोल्ट ऑफ 1857 भी हमने कवर कर चुका है, ठीक है। अच्छा हाँ, ये वाला कवर नहीं किया, रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड प्री आईएनसी फेज, है ना। ये नहीं तो हो चुका हमने। मॉडर्नाइजेशन, है ना, मॉडर्न नेशनलिज्म दैट इज प्री आईएनसी फेज को कवर करना है। और उसके बाद हम कवर करेंगे यहाँ पे आईएनसी एंड मॉडरेट फेज। ये 3 चीज़ों को यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। पहला है यूरोपियन पेनिट्रेशन, दूसरा है हमारे पास यूरोपियन पेनिट्रेशन, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास यूरोपियन पेनिट्रेशन के बाद हमने देखा प्री आईएनसी फेज, एंड तीसरा है आईएनसी एंड मॉडरेट फेज। ये 3 चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यूरोपियन पेनिट्रेशन देख लेते हैं। ओके, यूरोपियन पेनिट्रेशन लगभग हमारे पास इधर पे 7 क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं बेसिक से, फिर हम पी आईएनसी एंड मॉडरेट फेज की बात कर लेंगे, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवेंट ऑफ यूरोपियन टू इंडिया। तो हमको पता होना चाहिए भाई एडवेंट ऑफ यूरोपियन के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। तो 3G, गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड। राइज ऑफ ओटोमन एम्पायर, नो, फॉल ऑफ ओटोमन एम्पायर, है ऐसा लोग सोचेंगे, बट इट इज करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। राइज जो था ओटोमन एम्पायर का, उसने जो ये तरह से हमारे पास एक मोनोपोली, सपोज करो ये हमारे पास ये अफ्रीका है, ये ओटोमन एम्पायर है, ये इंडिया है। तो यहाँ पे जो ट्रेड रूट होता था, जहाँ पे अरब जाते थे यूरोपियन को देते थे, उसका यहाँ पे राइज होने की वजह से इन लोग इसको बंद कर दिया। तो इसीलिए यूरोपियंस को एक नया रास्ता खोजना पड़ा। फॉल ऑफ विंस एंड लॉस ऑफ ट्रेड एक्टिविटीज़ एट जीनिया और जीनो, बिल्कुल सही बात है। विंस का फॉल होना एंड ट्रेड एक्टिविटी का ख़त्म होना इज ऑल्सो कारण। टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, यस। टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मीट इन यूरोपियन मार्केट, ये भी है भाई। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ऑल 3, आंसर हो जाएगा डी। हमको पूछा गया है रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज पावर, रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया। कॉन्फ्लिक्ट विद द मुगल्स एंड मराठास, बिल्कुल सही बात है यार, है ना। बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, जैसे कि सेल्सेट को कैप्चर कर लिया उन्होंने, बैसिंग को कैप्चर कर लिया। द रिलीजियस इंटॉलरेंस ऑफ पोर्तुगीज, बिल्कुल सही बात है। पोर्तुगीज जो थे एक तरह से ना रिलीजियस इंटॉलरेंस करते थे, है ना। तो उसकी वजह से एक तरह से हॉस्टल इन्वायरमेंट बन गया यार। सैड स्टेट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बैक इन द पोर्तुगल, बिल्कुल सही बात है। वहाँ पे थोड़ा सा इंटरनल कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिले, लाइक उसका क्या क्या, है ना, सैड स्टेट दिख रहा है उसका इकोनॉमिक अफेयर्स का, बिकॉज उसका पॉपुलेशन बहुत कम था, बैकवर्ड इकोनॉमी था थोड़ा सा एज कम्पेयर टू द ब्रिटिश की बात करें तो, है ना। डिस्कवरी ऑफ न्यू कॉलोनीज इन साउथ अमेरिका, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने बहुत सारे और भी कॉलोनीज को डिस्कवर किया साउथ अमेरिका में, तो वहाँ चलेगा इंडिया को छोड़ के। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा डी 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 3 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू डच एडवेंट टू इंडिया। डच एडवेंट की बात करनी है। दे सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट पुलिकट इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी मतलब 1601 से लेकर 1700 तक 17th सेंचुरी है। और पहला फैक्ट्री जो था डच ने पुलिकट पे सेटअप किया था क्या? नो, पहला फैक्ट्री इन्होंने मसूलीपट्टनम पे सेटअप किया था, ठीक है। सेकेंड फैक्ट्री जो था वो पुलिकट पे था यार। डच सरपास्ड ऑल यूरोपियन कॉलोनीज एज द मोस्ट डोमिनेंट पावर इन यूरोपियन ट्रेड विद द ईस्ट, बिल्कुल सही बात है। ईस्ट के साथ सबसे ज़्यादा जो ट्रेड करता था ईस्ट के साथ, है ना। इधर ईस्ट है, इधर ये इंडिया है, तो इधर ईस्ट है, लाइक इंडोनेशिया के साथ, तो उसमें ट्रेड सबसे ज़्यादा डच इन्वॉल्व थे यार। पुलिकट वॉज द मेन सेंटर इन इंडिया इन 17th सेंचुरी, बिल्कुल सही बात है। पुलिकट जो है ना, जो कि कहाँ पे है, कोरामंडल कोस्ट में है। कोरामंडल कोस्ट कौन सा, ये कोंकण है, यहाँ पे पुलिकट है, यहाँ पे लेक पुलिकट है ना, यहाँ पे लेक पुलिकट, है ना। वो मेन सेंटर था इन 17th सेंचुरी। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 2 और 3, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेंच एडवेंट इन इंडिया। हमको बात किसकी करनी है? फ्रेंच एडवेंट की बात करनी है। फ्रेंच, है ना, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट मसूलीपट्टनम। भाई हमने देखा पहला फैक्ट्री
मछलीपट्टनम में बनाने वाला कौन था बे? डच था। ठीक है। फ्रेंच ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ पे बनाया था भाई? सूरत के अंदर। दिस इज इनकरेक्ट। पौंडीचेरी वॉज डेवलप्ड बाय द फ्रेंच आफ्टर एक्वायरिंग अ स्मॉल विलेज इन साउथ इंडिया। बिल्कुल सही बात है। एक स्मॉल विलेज को अक्वायर किया, मुस्लिम गवर्नर था उस समय, उससे फिर लेते 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 पौंडीचेरी बन गया वो, बहुत बड़ा डेवलप होके। एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट है ना, एंग्लो मतलब इंग्लिश और फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट बिगेन आफ्टर द अराइवल ऑफ द फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स। बिल्कुल सही बात है। जब डुप्लेक्स आया तो इसके लड़ाई करना चालू कर दिया, तू हमसे जीतोगे बे। लेकिन सही भी लड़ा, लड़ा भी जीता भी, लेकिन बाद में इसी को हटा दिया तो फिर हारना पड़ गया ना फ्रेंच को। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा 2 और 3, आंसर जाएगा सी। क्वेश्चन 5 है, विद रेफरेंस टू द वेरियस इंग्लिश मैन हु विजिटेड इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विलियम हॉकिंग वॉज सेंट टू मुगल एम्पर जहांगीर कोर्ट टू ऑब्टेन परमिशन टू ओपन अ फैक्ट्री एट सूरत बाय EIC। बिल्कुल सही बात है। विलियम हॉकिंग आए थे भाई पहली बार, है ना, जहांगीर के कोर्ट में, याद रखना, और सूरत में उन्होंने फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया था 1900s में, है ना। और एक चीज़ और बताऊं, है ना, थॉमस रो के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट। थॉमस रो केम टू इंडिया एज एन एम्बेसडर ऑफ जेम्स वन टू मुगल एम्पर जहांगीर को टू सीक परमिशन टू कंडक्ट ट्रेड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बिल्कुल सही बात है। 1615 में ये आए थे भाई, है ना, और 1612 में ये आए थे। ठीक है, तो ये भी सही है। फरमान मिला किसको? विलियम हॉकिंग। विलियम लीड वॉज अपॉइंटेड बाय अकबर इन हिज कोर्ट एज अ डायमंड एक्सपर्ट। ये स्टेटमेंट सही है भाई, बिल्कुल सही बात है। विलियम लीड जो था उसको एक डायमंड एक्सपर्ट, है ना, ये हीरो के तरह से एक्सपर्ट थे ज्वेलर के फॉर्म में, है ना, उसको इन्होंने अपॉइंट किया था अकबर ने। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा ऑल 3, आंसर जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, गोल्डन फरमान वॉज इशूड बाय द टू द इंग्लिश बाय हुम। तो गोल्डन फरमान की बात हो रही है, मैंने बोला ना विलियम हॉकिंग आए थे, विलियम हॉकिंग आए थे और उन्होंने गोल्डन फरमान दिया, ऐसा ना भाई ना। फरमान जो था गोल्डन फरमान, उसको सुल्तान ऑफ गोलकोंडा ने इशू किया था, गोलकोंडा ने शुरुआत में। ठीक है, the Danes formed an East India Company and established their headquarter at। जो डेन्स थे उनका श्रीरामपुर में हेडक्वार्टर था भाई, है ना। डेन्स मतलब डेनमार्क वाले, ठीक है, बंगाल में श्रीरामपुर। जो जहांगीर थे उससे फरमान एक्सेप्ट नहीं किया। गोल्डन फरमान जो टर्म आ गया है तो आपको गोलकोंडा के सुल्तान के साथ रिलेट करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने कवर किया भाई 7 क्वेश्चन कैसे। यूरोपियन पेनिट्रेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, है ना, यूरोपियन पेनिट्रेशन ऑफ इंडिया, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, है ना, यूरोपियन पेनिट्रेशन ऑफ इंडिया एंड ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, ये कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं आगे की, है ना। यहाँ पे हम बात करेंगे प्री INC की एंड देन INC एंड मॉडरेट फेज की। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 का तो क्वेश्चन कर लिए हैं, अगर यहाँ पे कुछ होता है तो उसको भी कर लेंगे। मतलब रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद वाला कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि मेरे जो क्वेश्चन है ना, वो ऐसा नहीं कि वीडियो में एक पर्टिकुलर टॉपिक हो, तो पूरे के पूरे लाइन से वीडियो देखना चालू करो यार, शुरुआत से एडवेंट अपीयरेंस से। मैं हर क्वेश्चन कवर करूँगा, हर डायमेंशन कवर करूँगा, तो बट एक सीक्वेंस में देखना चालू करना, ठीक। क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात किसकी करनी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 की बात करनी है। The act abolished the court of directors and the board of control which used to be responsible for the administrative matter of the East India Company। ये स्टेटमेंट सही है भाई, बिल्कुल सही बात है। जो पहले जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, जो कि ESC के एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को देखते हैं, उसको ये अबॉलिश कर दिया, ठीक है, एंड अपॉइंट किया गया यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, और एक तरह से इंडियन काउंसिल बनाया गया।
So it is correct. The act transferred several power to the Secretary of State, who was a member of the Governor Council और Governor in General Council. बिल्कुल सही बात है, ये गलत है, बिकॉज समझना सही बात है, इसने पावर ट्रांसफर कर दिया टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हु वाज अ मेंबर ऑफ द गवर्नर इन जनरल काउंसिल. नो, ये मेंबर कहाँ होगा? ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होगा. ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा वो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होगा. ऑल प्रॉपर्टी एंड एसेट्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वे ट्रांसफर टू द क्राउन. बिल्कुल सही बात है, जितनी भी प्रॉपर्टी थी या फिर एसेट्स उसको क्राउन को दे दिया गया. करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी. क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन फेमसली पिटिशन द हाउस ऑफ कॉमन इन 1875 टू डिमांड डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडिया इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट. हमसे क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, जो प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसने पिटिशन किया हाउस ऑफ कॉमन 1875 के अंदर. किसने पिटिशन किया हाउस ऑफ कॉमन को? टू डिमांड डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडिया इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, है ना. ऐसा कौन सा आदमी ऑर्गेनाइजेशन जिसने बोला कि हाँ भाई हमको क्या चाहिए? डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन चाहिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, मतलब डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन चाहिए इंडिया का इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट. ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूर्व सार्वजनिक सभा और पूना सार्वजनिक सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन. कौन? जो पूना सार्वजनिक सभा था ना भाई, वो जो कि बना का था छोड़ो, बट 1875 में इसने बोला, इन्होंने एक पिटिशन किया कि हाँ इंडियन का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कहाँ पे? ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर. With reference to the political association before the formation of INC, Congress considered the following statement, है ना. हमको बात करनी है पॉलिटिकल एसोसिएशन की INC के पहले. The demand and petition of this political association were centered around administrative reforms only. देखो एक्सट्रीम वर्ड है, क्या सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पे फोकस थे यार? नो, दे आर ऑल्सो फोकस ऑन एजुकेशनल रिफॉर्म्स, दे आर ऑल्सो फोकस ऑन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, है ना, दे आर ऑल्सो फोकस ऑन लीगल रिफॉर्म्स. This is incorrect. Most of these associations were dominated by wealthy aristocrats and remained regional and local in character. बिल्कुल सही बात है, ज़्यादातर यहाँ पे wealthy पैसे वाले लोग थे, है ना, एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे, है ना, और रीजनल और लोकल एरिया पे ही काम करता था यार. तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा बी, 2 ओनली. क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Question 4 है, consider the following statement. The British Indian Association set up in Calcutta was composed of Indian member only. जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन मेंबर से बना था क्या? हाँ, बिल्कुल सही बात है. जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था इसमें एंटायरली इंडियन मेंबर्स थे, बट जो लैंड होल्डर सोसाइटी था वहाँ पे हमारे पास, एग्जाम्पल के तौर बता रहा हूँ, वहाँ पे हमारे पास क्या था, है ना, जिसका पहले लैंड होल्डर सोसाइटी था, बाद में वो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बन गया. ठीक है, तो लैंड होल्डर सोसाइटी के अंदर यूरोपियंस भी थे, इंडियंस भी थे, बट जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडियंस थे. ये बिल्कुल सही बात है, याद रखना कि इसका जो प्रीडिसेसर है ना, The East India Association superseded the London India Society to discuss the Indian question and influence the public in England. बिल्कुल सही बात है यार. जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था ना, इसने लंदन इंडिया सोसाइटी को सुपरसीड किया, है ना, टू डिस्कस द इंडियन क्वेश्चंस एंड इन्फ्लुएंस द पब्लिक इन इंग्लैंड. बिल्कुल सही बात है. द मद्रास महाजन सभा वाज फाउंडेड बाय एम वी राघवचारी. ना भाई, मद्रास महाजन सभा में हमारे पास मेन जो थे, है ना, ये एम वी राघवचारी तो सही है, ठीक है, बट यहाँ पे पी आनंद चरलू भी सही है, बट जो लक्ष्मी नारायणसु चेट्टी थे ना, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं थे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मद्रास महाजन सभा. इनका तो मद्रास, ये एसोसिएटेड विद मद्रास नेटिव एसोसिएशन के साथ,
ठीक है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन के साथ कौन एसोसिएटेड है? लक्ष्मी नारायण चेट्टी, ठीक है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन कब बना था भाई? 1852 में बना था। एंड जो मद्रास महाजन सभा है ना, इट इज फॉर्म्ड इन 1884, ठीक है। दिस इज इनकरेक्ट यार, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जगह हम 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5 है, ही स्टार्टेड अ बंगाली वीकली अलॉन्ग विद मोतीलाल घोष। ही इज ऑल्सो नोन एज द राइटिंग, ओके, ही इज ऑल्सो नोन फॉर हिज राइटिंग ऑन माइस्टिक सेंट लॉर्ड चैतन्य। लॉर्ड चैतन्य के बारे में किसने लिखा था बताओ भाई? शिशिर कुमार घोष जो थे वो जाने जाते थे। इनके एक ना एक जनरल स्टार्ट किया था इन्होंने इंडियन लीग के नाम से 1875 के अंदर, है ना। एक किसके साथ लिखते थे? मोतीलाल घोष भी वहां पर लिखते थे एंड सुशील कुमार घोष, दोनों भाई भाई समझ के, ऐसे समझना यार, ठीक है। एंड ये फाउंडर भी थे किसके? अमृत बाजार पत्रिका के। तो अमृत बाजार पत्रिका एंड इंडियन लीग, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका और इंडियन लीग जो है उसके साथ रिलेटेड कौन है? शिशिर कुमार घोष। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फर्स्ट रिफर टू द पॉलिटी ऑफ लेट 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी मतलब 1800 से 1801 से लेके 1900 तक। लेट 19th सेंचुरी मतलब 1850 से 1900 तक, ठीक है। लेट 19th सेंचुरी में अ नेशन इन मेकिंग बाय पब्लिशिंग अ बुक टाइटल्ड द सेम। तो किस आदमी ने, है ना, बोला कि नेशन इन पब्लिक जो बुक था वो किसने लिखा था? ये समझ लो, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि नेशन इन मेकिंग जो बुक है उसको किसने लिखा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा था, ठीक है। और नेशन इन मेकिंग जो है पब्लिक लाइफ के बारे में बताया गया था, है ना। ये ऑटोबायोग्राफी, है ना, पायनियर लीडर का था, बट उसके साथ साथ यहाँ पे पब्लिक लाइफ के बारे में बताया गया था। इन्होंने लिखा था, छोड़ो उसको, मेन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या लिखा था? नेशन इन मेकिंग। तो दिमाग में ये रखना है, ठीक है। आपको ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने लिखा? दादा भाई नारोजी ने। ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने लिखा? दादा भाई नारोजी ने। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स फर्स्ट ऑफ द 3 इंपीरियल दरबार्स। ओके, देखो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, यही क्वेश्चन को मैं टारगेट करते हुए हर चीज का मैं डेट बताता हूँ यार। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट 3 इंपीरियल दरबार्स कब हुए थे? मॉडिफिकेशन ऑफ द आर्म्स एक्ट बाय लॉर्ड रिपन। रिपन अच्छा आदमी था कि लिटन? लिटन बुरा आदमी था, रिपन अच्छा आदमी था। लिटन को याद रखता है, लिटन मतलब लोटा, लोटा मतलब खराब आदमी, है ना। खराब आदमी मतलब खराब खराब नियम ला गई है। द फॉर्मेशन ऑफ मद्रास नेटिव एसोसिएशन, हमने बताया भाई मद्रास नेटिव एसोसिएशन के साथ कौन रिलेटेड है? चिट्टी। यहाँ पे क्वेश्चन था, यहाँ पे लक्ष्मी नारायण चिट्टी जो थे, ही वॉज एसोसिएट विद द मद्रास नेटिव एसोसिएशन, जो कि 1852 में बना था, ठीक है। 1852 में। यहाँ पे डेक्कन रॉयट्स, डेक्कन रॉयट्स कब हुए थे? मतलब 1852 में। तो यहाँ पे मतलब ऐसा, इसका सही जो डेट है मद्रास नेटिव एसोसिएशन का वो 1849 है। एग्जैक्ट डेट 1849 है, यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं। इट इज़ नॉट 1852, इट इज़ 1849। छोड़ो, उससे डेट से 1-2 साल से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। डेक्कन रॉयट्स कब हुए थे भाई? 1875 में हुए थे डेक्कन रॉयट्स, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ द आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट कब आया था? 1878 में आया था, ठीक है। इंपीरियल दरबार कब हुआ था? 1877 में। 3 इंपीरियल दरबार अभी तक हमारे देश में हो चुके हैं, ठीक है। उसमें से एक 1877 में हुआ था, दूसरा 1903 में हुआ था एंड तीसरा 1911 हुआ था। 3 इंपीरियल दरबार हमारे देश में जो हुए। तो पहला जो इंपीरियल दरबार था वो कब हुआ था? 1877 के अंदर। अब जो आर्म्स एक्ट था उसको मॉडिफाई कब किया लिटन ने? 1878 के अंदर, ठीक है। तो इस हिसाब से हमको याद रखना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले तो क्या हो जाएगा भाई? 3 एंड देन 4 एंड देन 1 एंड देन 2, 3 4 1 2। आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा सी। तो टफ क्वेश्चन तो आएंगे यार, मेडिवल हिस्ट्री है, आसान क्वेश्चन भी ना पूछेंगे। और यूपीएससी आसान क्वेश्चन पूछती भी कहाँ है, ठीक है। कट ऑफ इतना नीचे ही जाता है, 70 नंबर कट ऑफ इसलिए आता है बिकॉज 200 नंबर में, बिकॉज क्वेश्चन ही ऐसा आता है। तो आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी को नहीं बदलोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब प्रीलिम्स में 0 नंबर आ जाएंगे, 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर। तो तरीके से हमको समझना है कि हाँ
प्रीवियस क्वेश्चन वाला मैंने प्लेलिस्ट डाल दिया है। यूपीएससी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछती है जिसमें क्रोनोलॉजी वाला सीक्वेंस आता ही आता है और वो सुने हुए चीज़ों को नहीं पूछती है हमेशा। वो 1905 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब 1905 का बैंक पार्टीशन के बारे में ही नहीं पूछेगी, कुछ और भी पूछेगी, जो कि कंपटीशन में 4 क्वेश्चन तो मॉडर्न हिस्ट्री से पक्का आने वाले हैं। 8 नंबर का वेटेज है, 4 क्वेश्चन। अब ये भी हो सकता है चारों के चारों एकदम अजीबोगरीब क्वेश्चन आ जाए, है ना। 2 क्वेश्चन जाने हुए आएंगे और 2 तो ऐसे आएंगे कि हाँ जिसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन इसमें थोड़ा से टेक्निकल आ जाते हैं, बिकॉज स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट के बारे में लोगों को पता ही नहीं रहता, सुना ही नहीं रहते। ठीक है, तो हमने अभी कवर किया प्री आईएनसी फेज, ठीक है ना, प्री आईएनसी फेज कवर किया। प्री आईएनसी फेज है ये रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद एंड प्री आईएनसी फेज। तो इसमें इसको छोड़ो, रिवोल्ट ऑफ 1857 तो पूरा कवर कर लिया। प्री आईएनसी फेज में कुछ सोसाइटीज़ के बारे में देखा, कुछ लीडर्स के बारे में देखा, कुछ बुक्स के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं मेन चीज़ की, दैट इज आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मॉडरेट फेज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विथ रेफरेंस टू द इनॉग्रल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, जो पहला सेशन हुआ था, इनॉग्रल सेशन हुआ था आईएनसी का, उसके बारे में हमसे पूछा गया है। द सेशन वॉज ओरिजिनली शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन कलकत्ता विच वॉज देन प्रिंसिपल सीट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये जो आईएनसी का पहला सेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, पहले इसको कलकत्ता में होगा बोल के शेड्यूल नहीं किया गया था, इसको पहले पूना में होगा बोल के शेड्यूल किया गया था, बट लेटर इसको गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट। वोमेश चंद्र बनर्जी प्रिसाइडेड ओवर द सेशन विथ 95 डेलीगेट्स। नहीं भाई, बच्चे को पता है कि 75 डेलीगेट्स, सॉरी 72 डेलीगेट्स। ठीक है, एंड इसके प्रेसिडेंट कौन थे, वोमेश चंद्र बनर्जी, ये तो सही है, बट इसके 72 डेलीगेट्स थे, 95 नहीं थे। ठीक है, मोस्ट वर फ्रॉम बॉम्बे। अलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ द आईएनसी। बिल्कुल सही बात है, जो कि पहले के एओ ह्यूम कौन थे भाई, एओ ह्यूम जो इंपीरियल सिविल सर्विसेज उस समय होता था, है ना, उसके एक मेंबर थे, उनको एक तरह से जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे इलेक्ट किया गया। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा C3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन इट्स इनिशियल ईयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ अर्बन एलाइट्स, मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स एंड लैंडेड जेंट्री। बिल्कुल सही बात है, शुरुआती स्टेज में बहुत पढ़े लिखे लोग, मिडिल क्लास जो कि प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, है ना, यही सब यहाँ पे इन्वॉल्व थे। बाद में जाके मासेस का इन्वॉल्वमेंट हुआ। वन ऑफ द स्टेटेड गोल ऑफ द कांग्रेस वाज द इरेडिकेशन ऑफ ऑल प्रोविंशियल प्रिजुडिस अमॉन्ग्स द पीपल ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है ना, जैसे कि रेस, क्रीड, प्रोविंशियल, है ना, जितने भी प्रिजुडिस थे, है ना, उसको ही हटाने की बात करते थे, है ना, और इंडिया को कॉन्सोलिडेट करेंगे, एक यूनिटी का सेंस लाएंगे, इसकी वो एक तरह से भावना रखते थे यार कांग्रेस वाले, आईएनसी वाले। ठीक है, तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 और 2, आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 3 है, विथ रेफरेंस टू द मॉडरेट्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, मॉडरेट्स हम बात करने वाले हैं आईएनसी के एंड मॉडरेट फेस्ट की। ठीक है, तो आईएनसी के बारे में बात करनी है और उसके भी हमारे पास मॉडरेट्स की बात करनी है कि जो मॉडरेट्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर, उनके बारे में। दे बिलीव दैट पॉलिटिकल कनेक्शन विद द ब्रिटेन वेयर इन इंडियाज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। बिल्कुल सही मानते थे कि हम क्या करेंगे, पिटीशन से लड़ेंगे, हम क्या करेंगे, अपील करेंगे, और बोलते थे कि हम लोग अच्छा रिलेशन अगर ब्रिटिश के साथ रखते हैं तो हमको बाद में आज़ादी दे देंगे, हमारे लिए वेलफेयर के लिए कुछ नियम बनाएंगे, ऐसा वो सोचते थे। बिल्कुल सही बात है। तो ये बोलते थे कि यस, पॉलिटिकल कनेक्शन विद ब्रिटेन इज अ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फॉर इंडिया। दे यूज द मेथड ऑफ प्रेयर्स एंड पिटीशन। बिल्कुल सही बात है, ये 2P का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते थे। प्रेयर्स, है ना, उनसे भीख मांगते थे, भीख तो नहीं बोलेंगे, हाँ, उनसे रिक्वेस्ट करते थे, पिटीशन फाइल करते थे, स्पीचेस की बात करते थे, मीटिंग्स की बात करते थे, रेजोल्यूशंस की बात करते थे। पीसफुल था इनका सब चीज़। हमको बात करनी है मॉडरेट्स की। They believed that the progress of the country was being hindered by the oppressive British bureaucracy। बिल्कुल सही बात है, ये बोला कि हमारा प्रोग्रेस इसलिए नहीं हो पा रहा कि हमको अंग्रेज राज कर रहे हैं। ये मानते थे कि हमारा विकास इसलिए नहीं हो पा रहा है बिकॉज जो ब्यूरोक्रेसी है यहाँ पे, ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी, वो बहुत करप्ट है। ओके, सो ये भी सही है भाई, मॉडरेट्स ये मानते थे। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, आंसर हो जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स फॉर्मेशन। देखो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको समझना पड़ेगा डेट आसपास की, क्योंकि हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस वाले को आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आपको हर चीज़ का डेट याद हो, दूसरा आप ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाओ। कुछ चीज़ों का इंपॉर्टेंट चीज़ों का तो डेट याद होना ही चाहिए, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ द ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन लंडन,
इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कमिटी था लंदन में कब बना था यार? 1887 में। हाँ ना, देखो छोड़ो उसको। सबसे पहले क्या लग रहा है यहाँ पे, है ना, सबसे पहले क्या लग रहा है हमारे पास, एंग्लो बर्मिस वॉर, जो थर्ड एंग्लो बर्मिस वॉर था वो 1885 में हुआ था, थर्ड एंग्लो बर्मिस वॉर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पूछा गया है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इट्स फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, तो बदरुद्दीन त्याबजी जो थे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो कि कब थे भाई? 1887 में थे, ठीक है। असैसिनेशन ऑफ WC रैंड बाई चाम्पेकर ब्रदर्स, ठीक है, चाम्पेकर ब्रदर्स। ये WC रैंड कौन है बे? ये WC रैंड कौन था भाई? WC रैंड ना उस समय हमारे पास कमिश्नर था पुणे का, जब प्लेग आया था, और उस समय उसने ठीक से हैंडल नहीं किया था, इससे बहुत लोग मरे, इसलिए चापेकर बदल ने जाके इनको मार दिया। कब मारा? 1897 में असैसिनेट कर दिया, ठीक है, ओके। तो 1897 में ये हो गया। उसका पहला ब्रिटिश कमेटी कब बना था लंदन में? INC का 1889 में बना था। तो ये है ऐसी चीज़ें जिसको आपको पहले क्वेश्चन बना रहे होगे तभी बनेगा, वरना कभी नहीं बनेगा, वरना छोड़ के भागोगे। तो सबसे पहले क्या हो गया हमारे पास? 2 के बाद हमारे पास हो जाएगा 3 के पास हो जाएगा 1 एंड देन 4, 2 3 1 4। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 3 1 4 आंसर हो जाएगा A, ओके। तो ये सब चीज़ें ऐसी होती है यार, इसको क्वेश्चन करे बिना नहीं सॉल्व कर सकते, किताब में इसका आंसर नहीं मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रस्ट गुप्तार वॉज एन एंग्लो मराठी पेपर स्टार्टेड बाय दादा भाई नारोजी। रस्ट गुप्तार दादा भाई नारोजी ने लिखा था, बिल्कुल सही बात है। रस्ट गुप्तार दादा भाई नारोजी ने लिखा है, बिल्कुल सही बात है। बट ये एंग्लो मराठी न्यूज़पेपर नहीं है, इट इज़ एन एंग्लो गुजराती न्यूज़पेपर। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि लोग मिस कर जाते हैं यार। इट इज़ बिल्कुल करेक्ट कि रस्ट गुप्तार दादा भाई नारोजी ने लिखा था, है ना, लेकिन वो गुजराती लैंग्वेज में लिखते थे, पारसी थे ना यार ये, ठीक है। रस्ट गुप्तार का मतलब क्या होता है? द ट्रूथ टेलर, सच्चाई को बताने वाला। रस्ट गुप्तार, रस्ट मतलब होता है एक तरह से सच, है ना, गुप्तार मतलब उसको बताने वाला। The Bengali was the English language newspaper founded by सुरेंद्रनाथ बनर्जी ना। बंगाली जो था ना एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था, बिल्कुल सही बात है। बट इसको बताया किसने था? गिरीश चंद्र घोष ने। इसको फाउंड किसने किया था? गिरीश चंद्र घोष ने, है ना। जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे ना वो इसके एडिटर थे, इसके अंदर लिखते थे। चालू किसने किया था भाई? गिरीश चंद्र घोष। इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद रखना। इंपॉर्टेंट क्या है हमको PYQ से समझ आएगा, और ये सब इंपॉर्टेंट है। कौन न्यूज़पेपर किसने लिखा था बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बंगाली रिटन बाय हुम, फाउंडेड बाय हुम? गिरीश चंद्र घोष। याद रखना है ना, BG से याद रखना, BGMI होता है ना, वैसे BG मतलब बंगाली बाय गिरीश चंद्र घोष। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट कोई सा भी नहीं है, आंसर हो जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसिडर द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबव डिमांड्स वेर फॉर्मली पुट फॉरवर्ड बाय द मॉडरेट्स। हमको बात करनी है डिमांड्स की। किसके डिमांड्स की भाई? मॉडरेट्स की डिमांड्स की, मॉडरेट्स की डिमांड्स की। इंक्लूजन ऑफ द इंडियन इन द इंडियन काउंसिल, बिल्कुल सही बात है। ये मानते थे कि इंडियन का हो जाए, बिल्कुल इंडियन काउंसिल में घुस जाए। देखो भाई ऐसे शुरुआती स्टेज में आप समझना, शुरुआती स्टेज में हम मॉडरेट्स हैं और सीधा हम बात करने लगेंगे हमको डालने दो, हमको इंडियन काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन दो, तो क्या वो हमारी बात मानेंगे? ब्रिटिश उल्टा सप्रेस कर देंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ द इंडियन इन द कमीशन रैंक ऑफ द आर्मी, बिल्कुल सही बात है। पहला गलत है, बिकॉज इंडियन काउंसिल के अंदर इंडियन का इंक्लूजन का पहला थोड़ा सा एम नहीं था भाई, है ना। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियंस इन द कमीशन रैंक ऑफ द आर्मी, हाँ ये एक हमारे पास इनका डिमांड था। सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, जो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी है दैट इज रिलेटेड टू दिस, है ना। एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, ये भी हमारे पास एक तरह से जो शुरुआती स्टेज में जो मॉडरेट्स का डिमांड था। एंड एक्सटेंशन ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये भी एक तरह से सही है भाई। तो करेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? B। जो इंक्लूजन है इंडियन का इन इंडियन काउंसिल, एक समझना एक बात कि आप शुरुआती आपको 5-10 साल नहीं हुए हैं कमेटी को बने, और आप क्या कर रहे हो कि इंडियन को इंडियन काउंसिल में आप रिप्रेजेंटेशन करो, है ना। तो ये तो एक तरह से वो सप्रेस करने की बात करेंगे, कोई नहीं समझ सहेगा और उसको पूरा बंद कर देंगे। इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा डिमांड इस्तेमाल किया, थोड़ा सा जो कि थोड़ा सरल डिमांड है वैसा उनके सामने पेश किया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? B 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 7 है, एज अ मेंबर ऑफ द वेलबी कमीशन on expenditure he voiced the Indian interest. He also spoke at the International Socialist Congress held at Amsterdam in 1904. He was,
ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे वेलबी कमीशन की। वेलबी कमीशन किस पे बना था भाई? एक्सपेंडिचर पे बना था, है ना। ये आदमी की बात करें कि कौन था जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब जो इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस जो हुआ था एम्स्टरडैम में, उसमें भाषण दिया था। कौन था? इंडियन इंटरेस्ट के बारे में बताया था। कौन था? हमसे ये पूछा गया है। तो ये थे दादा भाई नारोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, है ना। इन्होंने जो किताब लिखी थी बहुत इंपॉर्टेंट है, किताब का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ठीक है। तो दादा भाई नारोजी जिनको हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, है ना। मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? राजा राम मोहन रॉय को, ठीक है। दादा भाई नारोजी इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और इन्होंने जो किताब लिखी थी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके साथ साथ ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी इन्होंने, इसके साथ साथ ड्रेन ऑफ वेल्थ। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना। हमसे करेक्ट पूछा गया है भाई। द इंडियन नेशनल कांग्रेस अप्रूव्ड द स्वदेशी एंड द बाइकॉट मूवमेंट इन इट्स कलकत्ता सेशन इन 1905 विथ गोपाल कृष्ण गोखले एक्टिंग एज द प्रेसिडेंट। क्या ये सही है भाई? ना भाई ना, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे प्रेसिडेंट थे, सही बात है। बट कलकत्ता सेशन के अंदर अप्रूव नहीं किया गया था, इसको अप्रूव किया गया था इन दी बनारस सेशन। 1905 में जो सेशन हुआ था आईएनसी का, वो बनारस के अंदर हुआ था, जहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वदेशी मूवमेंट एंड बाइकॉट मूवमेंट को अप्रूवल दिया। किसके बाद? पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद। तो दिस इज इनकरेक्ट। गोपाल कृष्ण गोखले सही बात है कि मेंबर प्रेसिडेंट थे, बट कलकत्ता में नहीं हुआ था यार सेशन, बनारस के अंदर हुआ था। द इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सप्लिसिटली डिमांडेड स्वराज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बनारस सेशन इन 1906 with दादा भाई नारोजी as the president। देखो भाई 1906 में सेशन जो था वो बनारस के अंदर नहीं हुआ था, 1906 में सेशन जो था वो कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता के अंदर। तो उल्टा कर दिया गया है, तो ऐसा ही उल्टा घुमाया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, ठीक है। 1906 में कलकत्ता में हुआ था यार, जिस समय जहाँ पार्टीशन हुआ वहीं सेशन करेंगे तो मारपीट हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, इसीलिए नहीं हुआ वहाँ पे, ठीक है। तो 1905 में याद रखना इस प्रकार से, कोई लॉजिक नहीं है, बट हाँ याद करने का तरीका है कि ये 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ है, वहाँ मारपीट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? बंगाल, बनारस के अंदर कर रहे हैं, ठीक। 1906 में कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, जहाँ पे दादा भाई नारोजी प्रेसिडेंट थे, एंड वहाँ पे बोला कि भाई हमारा अब तो स्वराज के लड़ना पड़ेगा। सो दिस इज इनकरेक्ट यार। द सूरत स्प्लिट ऑफ 1907 वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय द रास बिहारी घोष। बिल्कुल सही बात है, रास बिहारी घोष जो थे उस समय वो प्रिसाइड करते थे जहां पे सूरत स्प्लिट हुआ। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में ये टूट गए, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट मानते थे लाला लाजपत राय यहाँ पे प्रेसिडेंट बने, है ना। मॉडरेट मानते थे रास बिहारी बोस प्रेसिडेंट बने, और मॉडरेट्स का बात सुनी गई, रास बिहारी बोस प्रेसिडेंट बने, तो एक्सट्रीमिस्ट नाराज हो गए और टूट गए। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 3 ओनली, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 है द लेक्सी लोकाई एक्ट ऑफ 1850। लेक्सी लोकाई एक्ट की बात करनी है, और लेक्स लोकाई एक्ट ऑफ 1850 विच बिकेम अ मेजर बोन ऑफ कंटेंशन फॉर अर्ली नेशनलिस्ट एम्ड एट और एम टू। तो जो लेक्सी लोकाई एक्ट था वो किसकी बात करता था, ये हमसे पूछा गया है। इट एबॉलिश ऑल लॉज एक्टिंग द राइट्स ऑफ पीपल कन्वर्टिंग टू अनदर रिलीजियस और कास्ट। समझना, जो लेक्सी लोकाई एक्ट है ना, it is also known as the caste disability removal act, and it is also known as the caste disability removal act of 1850, ठीक है। मतलब समझना, ये एबोलिश करता है हर वो लॉ को जो कि एक्ट करता है टू द राइट्स ऑफ द पीपल कन्वर्टिंग टू अनदर रिलीजन और कास्ट। कोई आदमी सपोज करो हिंदू से क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो उसको जो लॉ पालन करना पड़ता था उसको ये एबॉलिश कर देता है ना। तो जो नियम बनते थे, जैसे सपोज करो, क्योंकि यहाँ पे ना एक प्रकार से ये ना, इसको हिंदू लोग क्यों यहाँ पे इसको सस्पिशन के तौर पे देते थे, बिकॉज ये एक तरह से उनका एक नियम था कि वो क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कास्ट क्रिश्चियनिटी की तरफ कन्वर्ट हो जाए, इससे उनके लिए एक वो बता रहे थे, है ना, उनको एक बता रहे थे कि जैसे लोग क्या हो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाए, एक रास्ता खोल रहे थे, फ्लड गेट्स फॉर दी क्रिश्चियन कन्वर्जन। इसीलिए यहाँ पे ये सस्पिशन के तौर पे दिखते थे, कंटेंशन के तौर पे दिखते थे, बिकॉज जो नए एक्ट है ना, दे वर ऑल्सो अलाउड जो कि हिंदू रिलीजन से किसी और रिलीजन में कन्वर्ट होंगे, जैसे कि इक्वल राइट्स,
है ना, इनहेरिटेंस के केस में हमारे पास, जो कि हिंदुओं में नहीं मिलता था ना, लेकिन उनमें मिलेगा ऐसा बोलते थे। तो ये सब चीज़ें थी यार। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेड बाय वन ऑफ द स्टालवर्ट्स ऑफ नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स। In my belief, a great calamity would not befall India than for England to go away and leave her to herself. ये कौन बोला था भाई? दादा भाई नौरोजी ने बोला था, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास अंग्रेज यहाँ से छोड़ के चले गए तो हमको बहुत दिक्कत होगा, ऐसा वो मानते थे, है ना। ये मानते थे कि हमारे यहाँ देश में रिफॉर्म आना चाहिए, एक्सपल्सन नहीं होना चाहिए, रिफॉर्म आना चाहिए भाई, नॉट एक्सपल्सन। आप यहाँ से जाओ मत, लेकिन हमको थोड़ा सा सेल्फ गवर्नमेंट दो यार, ठीक है। ये मानते थे, ये कैलेमिटी आ जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु अमंग द फॉलोइंग हैव सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट वन पॉइंट और दी अदर ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस एरा। एक बार या फिर एक बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट के फॉर्म में कौन कौन सर्व किए हैं? जॉर्ज येल, कभी ये प्रेसिडेंट थे क्या? बिल्कुल, मद्रास सेशन में 1888 में थे यार ये। विलियम वेडरबर्न, ये भी थे प्रेसिडेंट। ओनली इंग्लिश मैन जो कि दो बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, 1889 में भी थे एंड 1910 में थे। ओनली इंग्लिश मैन ट्वाइस प्रेसिडेंट। अल्फ्रेड वेब, ये भी 1894 में मद्रास सेशन के प्रेसिडेंट थे। एओ ह्यूम तो बच्चे बच्चे को पता है यार, प्रेसिडेंट थे क्या? नो, ही वॉज सेक्रेटरी, है ना। हेनरी कॉटन थे क्या? बिल्कुल, बॉम्बे सेशन के अंदर थे ये। कहाँ पे? 1904 में। एनी बेसेंट भी थी, बिल्कुल 1917 में जो कलकत्ता सेशन हुआ था। एंड द फर्स्ट इंग्लिश वुमेन टू बी द INC प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंग्लिश वुमेन टू बी द INC प्रेसिडेंट। तो इनमें से अबे यार सिर्फ एक ही आदमी नहीं था, बाकी सब थे यार। ये ह्यूम नहीं थे, बाकी सब थे। चौथा हटा दो यार। 1 2 3 5 6 आंसर हो जाएगा बी। तो ये हमने क्वेश्चन कवर किए यार, है ना। INC की इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में? एक्सट्रीमिस्ट फेस की। मॉडरेट फेस की बात कर ली, INC की बात कर ली, इसके बाद हम बात करेंगे एक्सट्रीमिस्ट फेस की।